कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 से। उस समय दो आम लोग एक बेहद अनोखे वैज्ञानिक प्रयोग में भाग लेने के लिए आगे आते हैं। यह प्रयोग मानव हाइबरनेशन तकनीक को परखने के लिए किया जा रहा था। इन दो लोगों में से पहला था मयंक, जो रोमांच के पीछे भागता था और अक्सर अपने परिवार से दूर रहता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटी थी, लेकिन उसे हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की चाहत थी। वहीं दूसरा व्यक्ति था अभय, जो एक बायोलॉजिस्ट था और विज्ञान के क्षेत्र में कोई महान उपलब्धि हासिल करना चाहता था। यह पूरा प्रयोग प्रोफेसर विक्रम की देखरेख में किया जा रहा था। वे एक मशहूर वैज्ञानिक थे और नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके थे। इससे पहले उन्होंने कुछ चैंपियन खिलाड़ियों को 6 महीने के लिए हाइबरनेट करके रखा था और वे पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकले थे। इस वजह से मयंक और अभय को पूरा भरोसा था कि यह प्रयोग उनके लिए भी सुरक्षित रहेगा। इस प्रयोग का मकसद था इंसानी जीवन को बेहतर बनाना और दुनिया में बढ़ते संसाधन संकट को हल करना। अब प्रयोग शुरू होने ही वाला था और ऐलान किया गया कि यह 3 साल तक चलेगा। मयंक और अभय को विशेष हाइबरनेशन चेंबर में भेजा गया, जहां सैकड़ों वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। योजना के अनुसार दोनों को 1994 में जागना था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हो गया। जब उनकी नींद खुली तो यह 3 साल नहीं बल्कि पूरे 53 साल बाद हुआ। अब समय था साल 2044। जैसे ही मयंक और अभय होश में आए, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी अजीब सी अत्याधुनिक वैज्ञानिक फैसिलिटी में मौजूद हैं। वे दोनों आज भी वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1991 में थे। एक दिन भी बूढ़े नहीं हुए। अब उनका पोस्ट हाइबरनेशन चेकअप शुरू होने वाला था। अब वे दोनों बेहद खुश थे, क्योंकि उनकी बहादुरी और हिम्मत की वजह से उन्हें शोहरत और दौलत दोनों मिली। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उन्हें एक रहस्यमयी सुविधा में बंद कर दिया गया, जहां उनकी देखभाल करने वाली सिर्फ महिलाएं थीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मयंक और अभय को एक अजीब एहसास होने लगा। उन्होंने जब से आंखें खोली थीं, तब से किसी भी पुरुष इंसान को नहीं देखा था। यह बात उनके लिए चौंकाने वाली थी। उनकी देखभाल करने वालों में से एक थी लेम्या, जो हर समय उन पर कैमरों के जरिए नजर रखती थी। वह और अन्य डॉक्टर हर दिन उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे थे। तीसरे दिन मयंक और अभय से अब यह सब और सहन नहीं हुआ। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, हमें प्रोफेसर विक्रम से मिलना है। लेकिन उनकी यह मांग सुनकर डॉक्टर बेरना और लेमिया ने जो बताया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर विक्रम अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और भयानक सच्चाई उजागर की। एक विनाशकारी परमाणु युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया से लगभग सभी पुरुष नष्ट हो चुके थे। अब समय था 8 मार्च 2044, यानी जब से वे सोए थे तब से 56 साल बीत चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मयंक और अभय अब भी उतने ही जवान थे जितने 1991 में थे। लेकिन यह सब सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगने लगा कि यह कोई अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट या टेस्ट हो सकता है। अब उन्हें सिर्फ एक ही बात समझ में आई, अगर ये सच है तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस कमरे में वे बंद थे वहाँ कोई खिड़की तक नहीं थी। उनके पास सिर्फ दरवाजा ही बचा था, लेकिन जब उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगा। अब रात का समय हो चुका था। वे दोनों बेहद परेशान और उलझन में थे। लेमिया समझ चुकी थी कि मयंक और अभय बेहद उलझन में हैं। उनके कमरे में एक माइक्रोफोन सेटअप लगा हुआ था, जिससे लेमिया उनसे बात कर सकती थी। उसने उन्हें बताया, हमारी सोसाइटी एक अलग तरह से विकसित हो चुकी है, जहां पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं है। मयंक और अभय यह सुनकर हैरान रह गए। लेमिया ने बताया कि यहाँ की महिलाएं एक विशेष प्रक्रिया के जरिए रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, जिसमें किसी पुरुष की भूमिका नहीं होती। अब वे दोनों टीवी स्क्रीन पर देखने लगे। मयंक ने देखा कि लड़कियां बिना किसी झिझक के आजादी से घूम रही थीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। अब मयंक के मन में एक अलग ही विचार आया। उसने सोचा, यह तो हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही 2 पुरुष हैं। तभी अचानक लेमिया वहां आ गई। मयंक ने तुरंत उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन लेमिया ने झट से उसे पीछे धकेल दिया और जमीन पर गिरा दिया। अब कुछ दिन बीत चुके थे। अचानक एक दिन महिला समाज की सुप्रीम लीडर, जिसे सभी हर एक्सीलेंसी कहकर बुलाते थे, ने मयंक और अभय को बुलवाया। वह उन्हें एक बायोलॉजी लैब में लेकर गई, जहां उन्होंने देखा कि युद्ध के दौरान मारे गए जानवरों और पौधों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया गया था। इस मीटिंग के दौरान मयंक और अभय ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा,
आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरी दुनिया के पुरुष खत्म हो गए? तब वहाँ खड़ी एक युवती ने जवाब दिया, यह पुरुषों की अपनी गलती थी। उसने आगे बताया कि प्रोफेसर विक्रम ने एक खतरनाक जैविक हथियार का आविष्कार किया था जो पुरुषों के जीन्स को कुछ समय के लिए पैरालाइज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन गलती से यह जैविक एजेंट पुरुषों के जीन को स्थायी रूप से नष्ट करने लगा और इसी कारण से पूरी दुनिया से पुरुषों की प्रजाति ही खत्म हो गई। अब मयंक ने उसने कहा, हमें पुरुषों की आबादी को फिर से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि समाज दोबारा पहले जैसा बन सके। लेकिन तभी एक महिला आगे आई और कहने लगी, हम कभी नहीं चाहेंगी कि वो पुराने दिन वापस आए जब पुरुषों का शासन था और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती थीं। यह सुनकर मयंक और अभय चौंक गए। मीटिंग के बाद उन्हें फिर से उनके कमरे में भेज दिया गया, लेकिन इस बीच लेमिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मयंक की एक झलक उसके लिए जैसे एक नशा बन गई थी। इस अजीब से एहसास को समझने के लिए वह समाज की सबसे बुजुर्ग महिला जूलिया के पास गई, जो युद्ध से पहले की दुनिया को देख चुकी थी। जूलिया अब 74 साल की हो चुकी थी। लेमिया ने उसे एक सीक्रेट वीडियो दिखाया जिसमें मयंक और अभय शॉवर ले रहे थे। जूलिया यह देखकर बेहद उत्साहित हो गई और मुस्कुराने लगी। उसने कहा, दुनिया दोनों जेंडर्स के साथ ही खूबसूरत लगती है, एक ही पक्ष का राज सही नहीं है। अब लेमिया को भी यह एहसास हुआ कि शायद जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। दूसरी ओर मयंक और अभय अपने कमरे में काफी परेशान थे। उन्होंने देखा कि कमरे में कुछ तार पड़े हुए थे। अब उनके दिमाग में भागने का एक प्लान आया। उन्होंने सोचा, अगर हम इस इलेक्ट्रिक सप्लाई को काट दें तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अगले दिन वे अपने प्लान पर अमल करते हैं और सफलता भी मिल जाती है। अब वे धीरे धीरे इस अजीब दुनिया को एक्सप्लोर करने लगे। घूमते घूमते वे एक खास कमरे तक पहुंच गए, लेकिन वहां जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उस रूम में छोटी बच्चियों को यह सिखाया जा रहा था कि अगर कभी कोई पुरुष उनके सामने आ जाए तो उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब मयंक और अभय को फिर से पकड़ लिया गया और एक सील बंद कमरे में डाल दिया गया। इतने हंगामे के बाद वहां की महिलाएं उन पर भड़क उठीं, लेकिन उन्हें एक आखिरी मौका देने का फैसला किया गया। वे कहने लगीं, नीचे हमारी एक खास लैब है जहां तुम अपनी पहचान बदल सकते हो। अगर तुम इस समाज में जीना चाहते हो तो अपना जेंडर बदल लो। लेकिन मयंक और अभय ने साफ मना कर दिया। तभी अचानक उनके कमरे की छत खुल गई। ऊपर एक असेंबली हॉल था जहां सैकड़ों महिलाएं मौजूद थीं। हर ओर बस उनकी आवाज गूंज रही थी। कोई कह रही थी, पुरुषों ने हमेशा इस दुनिया को बर्बाद किया है। कोई बोल रही थी, नई दुनिया अब औरतों की है। और फिर वहां खड़ी एक महिला ने ऐलान किया, हमारी आधुनिक दुनिया में सभी बड़े वैज्ञानिक कार्य महिलाओं ने किए हैं। मीटिंग के दौरान मयंक और अभय ने भागने का प्लान बनाया। उन्होंने छुपकर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार रास्ता भटक जाते। इसी दौरान मयंक ने देखा कि कुछ लड़कियां स्विमिंग पूल में मस्ती कर रही थीं। वे उनकी तरफ आगे बढ़ने लग, लेकिन तभी वे गलती से एक सुरंग में चले गए और वहां जो देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक अजीब सी जगह थी जहां लड़कियां गाना गा रही थीं, डांस कर रही थीं और पूरी तरह आजाद थीं। इनमें से कुछ लड़कियां समाज के नियमों को नहीं मानती थीं और हर एक्सेलेंसी के आदेशों को ठुकरा चुकी थीं। यह देखकर मयंक को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी कुछ महिला पुलिसकर्मी आईं और मयंक अभय को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे किसी तरह फिर से भाग निकले। अब वे फिर से फैसिलिटी में वापस आ गए। लेमिया ने उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर बताया, हमारी यह फैसिलिटी असल में एक अंडरग्राउंड बेस है। फिर वह उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार की ओर ले गई। अब उन्होंने एक विशाल टेलीस्कोप से बाहर देखा और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। हर तरफ सिर्फ काले पत्थर, वीरान जमीन और एक भयानक अंधेरा था। साथ ही वहां अभी भी भारी रेडिएशन मौजूद था जो प्रोफेसर विक्टर के बनाए एएम बम की वजह से फैला था। जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने भागने का इरादा छोड़ दिया। अब वे समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया अब रहने लायक नहीं बची है। बड़ी अधिकारी ने लेमिया की खूब तारीफ की, लेकिन मयंक और अभय को पूरी तरह उसके हवाले नहीं किया। लेमिया को यह बात बहुत चुभी। फिर मयंक और अभय को एक बूढ़े डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसका नाम था डॉक्टर यंदा। अब सुप्रीम लीडर ने फैसला कर लिया कि इन दोनों पुरुषों के अंगों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और बाकी शरीर को खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मयंक और अभय अब अस्पताल में थे। इसी दौरान मयंक को एक बड़ा झटका लगा।
डॉक्टर यंदा ने बताया कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। यह सुनकर मयंक हैरान रह गया। यंदा ने नफरत भरी आवाज में कहा, जब मैं बहुत छोटी थी तुमने मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया था। अब मयंक और अभय ऑपरेशन टेबल पर बंधे हुए थे। अचानक लेमिया वहां आ धमकी। उसने दोनों को आजाद कर दिया और उनके भागने में मदद की। असल में लेमिया सुप्रीम लीडर से बदला लेना चाहती थी। अब वे लिफ्ट में थे। अभय की आंखें बंद होने लगी और उसे ऐसा लगा मानो वह 1994 में पहुंच गया हो। जब उसे होश आया तो वे पैराडिस्को रूम में पहुंचे। लेमिया ने गार्ड से कहा, हमें कोड बताओ जिससे हम बाहर जा सकें। अब मयंक और अभय ने सुरक्षा सूट पहन लिए ताकि वे रेडिएशन से बच सकें। अजीब पासवर्ड, गार्ड ने जवाब दिया। पासवर्ड सिर्फ सुप्रीम लीडर को पता होता है। अब वे फिर से पकड़े जाने वाले थे। तभी गुस्से में मयंक चिल्लाया, तेरी माँ तो। और फिर दरवाजा अचानक खुल गया। दरअसल यही पासवर्ड था, क्योंकि जिस कैप्सूल में उन्हें बैठकर जाना था वही इस अजीब पासवर्ड से एक्टिवेट होता था। अब लेमिया ने भी अपना सुरक्षा सूट पहन लिया और तीनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब परत फैब्रिक लेयर नजर आई। उन्होंने चाकू से उसे काटा और बाहर आ गए। अब उन्होंने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। वे समुद्र तट पर पहुंचे, फिर जंगल की तरफ बढ़े और वहां की खूबसूरती देखकर खुश हो गए। अब उनके सूट का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। तभी मयंक ने आसमान में एक पक्षी उड़ते हुए देखा। उसे एहसास हुआ, अगर यह जीव सांस ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं। अब उन्होंने अपने सुरक्षा सूट उतार दिए और खुली हवा में सांस लेने लगे। अब वे एक शानदार विला में पहुंचे। हाँ, हर तरह का खाना और आधुनिक तकनीक की चीजें मौजूद थीं। मयंक और अभय सोच में पड़ गए, यह विला किसका है? लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचने की बजाय ढेर सारा खाना उठाया और गार्डन में जाकर मजे करने लगे। उधर लेमिया की साथी अमा ने भी सुरक्षा सूट पहन लिया और बाहर निकल आई। क्योंकि सिर्फ एक ही सुरक्षा सूट बचा था, इसलिए सभी ने उसे गुड लक कहा और जल्दी लौटने की हिदायत दी। अब अमा को भी एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें अंदर बताया गया था। फिर अमा ने मयंक, अभय और लेमिया को ढूंढ लिया। उसने तुरंत उन पर गन तान दी, लेकिन अचानक उसके सूट की ऑक्सीजन खत्म होने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अल्बर्ट जल्दी से अपना हेलमेट उतारता है और अमा को होश में लाने के लिए सीपीआर देने लगता है। फिर वह उसे विला के अंदर ले जाता है और उसका सुरक्षा सूट खोलने लगता है। कुछ ही देर बाद अमा को होश आ जाता है। अब अमा धीरे धीरे अल्बर्ट की ओर आकर्षित होने लगती है। दूसरी ओर मयंक प्लमिया को बेडरूम में ले जाता है। वहाँ वह अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है। अब दोनों कपल्स काफी खुश नजर आते हैं। अगले सीन में लड़कियां बाथटब में नहा रही थीं, जबकि लड़के लिविंग रूम में आराम कर रहे थे। अचानक कुछ अजीब होता है। मयंक और अल्बर्ट को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वे चौंक जाते हैं, लगता है घर का मालिक वापस आ गया। कुछ ही देर में हर सुप्रीम लीडर वहां पहुंच जाता है। मयंक तुरंत उस पर हमला कर देता है। लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे आपस में लड़ने लगते हैं, सुप्रीम लीडर के बाल और शरीर के कुछ हिस्से नीचे गिर जाते हैं। अब एक बड़ा सच सामने आता है। असल में सुप्रीम लीडर भी एक पुरुष था। वह बताने लगता है, जब विनाशकारी युद्ध हुआ था तब मैं सिर्फ 4 साल का था। उस वक्त जितने भी लड़के जिंदा थे उन्हें उनकी माँ उन्हें छुपाकर लड़कियों में बदल दिया। फिर मैंने लीग ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे मैं सुप्रीम लीडर बन गया। अब उसने सबसे बड़ा राज खोला। मैंने ही बाहर के रेडिएशन को इस तरह से कंट्रोल किया है ताकि अंदर के लोगों पर राज कर सकूं। मयंक और अल्बर्ट सुप्रीम लीडर के सामने एक डील रखते हैं। हम तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन इसके बदले में हमें और हमारे साथियों को यहाँ रहने दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर सोचता है और फिर हामी भर देता है। अब मयंक और अल्बर्ट एक प्रयोगशाला में जाते हैं। वे वहाँ साइंटिस्ट्स को आदेश देते हैं कि पुरुषों की जैविक संरचना को दोबारा विकसित किया जाए। कुछ महीनों बाद बच्चे जन्म लेने लगते हैं। अब एक नर्स एक छोटे नवजात बच्चे बेबी बॉय को देखती है और डर के मारे कांपने लगती है। और इसी रहस्यमय मोमेंट के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।